नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, यूँ तो मेरा चैनल साहित्यिक गतिविधियों के लिए है, लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य की परिभाषा बहुत अधिक है। अधिक से मतलब केवल पुस्तकें लिखना पढ़ना ही साहित्य नहीं है, बल्कि जीवन में साहित्य को उतारना भी साहित्य है और एक सच्चे साहित्य साधक का यही काम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किताबें लिखते नहीं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में साहित्य को जिस प्रकार से उतारते हैं वो एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए। उन्हीं लोगों में से एक हैं श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जो आज शब्द संवाद में हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द संवाद में। नमस्कार। शब्द संवाद में आपने मेरे को जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। और आप जो पूछेंगे वो ठीक है। शर्मा जी के बारे में बता दूं कि आप विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। भारत की ही नहीं, भारत से बाहर भी आपने कई चोटियों को फतेह किया है और इसके साथ साथ आप एक पर्यावरणविद भी हैं और अतुल्य गंगा अभियान से जुड़े हुए भी हैं। यही नहीं, वे मोटरसाइकिल से भारत के समुद्री तटों की कई बार यात्राएं कर चुके हैं, पर्वतों की यात्राएं कर चुके हैं और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से शर्मा जी को देख रहा हूं और शर्मा जी के साथ हूं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आइए आज की बातचीत में उनके जीवन के बारे में, उनके पर्वतारोहण के बारे में और उनकी जो आगामी परियोजनाएं हैं उनके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। एक विशेष बात मैं बता दूं कि शर्मा जी 80 पार हैं, लेकिन युवा हैं, चुस्त दुरुस्त हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। आइए बातचीत करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि पर्वतारोहण की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ। मेरा कोई परिचय विशेष नहीं है, आपने बहुत कुछ बता दिया। मेरा नाम गोपाल शर्मा है और तपेश्वरनाथ मंदिर सुभाष नगर में मैं रहता हूँ। मेरे पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, किराए का मंदिर का मकान है, इसमें रहता हूँ। और नौकरी के सिलसिले में हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाता रहा। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में मैं आर्किटेक्ट था और उसके बाद भी यहीं रह रहा हूँ। परिचय में नहीं है मेरा। जी जी जी, बाकी आपने बताया। अब आप बताइए कि पर्वतारोहण के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ। मेरा मान्यता है कि हर आदमी का प्रकृति के प्रति झुकाव होता ही है। वो अपने आप को अलग कर ले वो अलग बात है, जी जी, मगर होता है। मेरा भी बचपन में जब हरिद्वार गया था मैं या कहीं और गया था तो पर्वतों के प्रति मेरा झुकाव था। जब मैं पर्वत देखता था तो मेरा मन करता था मैं जाऊं, ऊंची चीज़ें देख के मेरा मन करता था कि उस पर्वत की चोटी पर चढ़ जाऊं। जी, मैं जब विशाखापट्टनम में था तब तक मैंने कोई पहाड़ नहीं चढ़े थे, मगर जहां मेरे घर था उसके आगे पहाड़ थे, छोटे छोटे। जी जी जी, और सुबह को बादल बैठे रहते थे उस पे और मुझे लगता था कि वहाँ बादलों तक जाना चाहिए उन पे चढ़ के। और मैं लोगों से बात करता था, वो हंसी में टाल देते थे। वो कहते पहले बीमे में करवा लो अपने लिए और जाओ, वहाँ खतरनाक जगह कोई मिले। फिर मैंने एक दिन बॉटल में पानी लिया, एक जेब में थोड़े से काजू सस्ते होते हैं, जेब में काजू भरे और मैं चला गया जी। और दिक्कतें आई चढ़ने में। कहीं रास्ता नहीं था, कहीं जंगल थे, झाड़ियाँ थी और कहीं वर्टिकल रॉक थी, तो उसके दाएं बाएं से निकल के मैं एक पहाड़ चढ़ा, उसके बाद दूसरा आया। तीसरा पहाड़ पे जब चढ़ा तो मैंने देखा बहुत दूर पे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा मंदिर तक जाता हूँ। फिर मैं मंदिर तक जाता रहा। शाम हो गई थी मंदिर पे जाते, तो वहाँ तो बस भी खड़ी हुई थी एक। मैंने कहा कहाँ जा रहे? तो बोले मरीपालम जाएगी। मैं मरीपालम में ही रहता था। मैंने कहा मैं बैठ गया उसमें चाय पी गया मैं और मैं आ गया। जब मैंने लोगों को बताया कि मैं उस गया था, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। जी जी जी, तो वो मेरा पहला पहाड़ के साथ एनकाउंटर था, छोटा सा पहाड़ का, विशाखापट्टनम। जी जी। अच्छा, इसके बाद तो आपने कई सारे पहाड़ों की चढ़ाई की, आपने ट्रेनिंग भी ली हुई है पर्वतारोहण की। जब मैं एक ट्रैकिंग पे गया था, पंडारी ग्लेशियर, आप भी गए होंगे पंडारी ग्लेशियर। एक स्थान है 0 पॉइंट, वहाँ से पंडारी ग्लेशियर के दर्शन करो और आ जाओ। जी। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, हम कैसे आए हैं। हमारा मन है कि पर्वत, इस पे पंडारी ग्लेशियर जो है इस पे चढ़े, ऊपर जाएं। जी जी। मैं लौट के आके मैंने लोगों से बात की तो बोले उस पर जाने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे अनट्रेन्ड लोग वहाँ नहीं जा सकते और पूरे इक्विपमेंट वगैरह के साथ में जाना पड़ेगा जी। और साथ में दूसरे साथी भी ले जाने पड़ेंगे, अकेले तो कोई जा ही नहीं सकता ऐसे ग्लेशियर पे। तो मैंने कहा कहाँ ट्रेनिंग होती है? पता लगा उत्तरकाशी में होती है, दार्जिलिंग में होती है, मनाली में होती है।
तो उत्तरकाशी मेरे पास पड़ा, तो मैंने उनको चिट्ठी उट्ठी लिखी और मैं फिर वहाँ ट्रेनिंग करके आया। 66 में मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। अच्छा अच्छा, पर्वतारोहण की। फिर अगली ट्रेनिंग मैंने 68 में दार्जिलिंग में की। अच्छा अच्छा। तो पहली दफ़े वहाँ तेंजिंग से मिले, नबांग गोम्बू से मिले। वो पहले आदमी थे जिन्होंने 2 बार, उस समय 2 बार एवरेस्ट क्लाइम किया था। अब तो 30 बार क्लाइम करने वाले हो गए। ये ट्रेनिंग करने के बाद जो है फिर आपने पर्वतारोहण आपके जीवन में पूरी तरह से उतर गया, तो कौन कौन से पहाड़ आपने चढ़े हैं, कहाँ कहाँ के पहाड़ चढ़े हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। जी, स्वागत। मैं आर्मी के अभियान में जुड़ा और फिर बहुत से अभियानों में गया जी। सिविल आदमी को नहीं ले जाते हैं। अच्छा। तो मेरा डिपार्टमेंट तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज है, मगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, सिविल फौजी ब्राउन ये ओजी वाले नहीं है, यूनिफॉर्म वाले तो नहीं थे। तो उन्होंने जब वॉलंटियर्स मांगे तो उन्होंने कहा ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआरस में से जो बेस्ट, जिनका हेल्थ हो और A+ कैटेगरी 1 जो लोग हों वही वॉलंटियर करें जी। तो लोगों ने, जो श्रेष्ठ लोग होते थे अपने स्पोर्ट्समैन वगैरह, उनके नाम दिए होंगे, मगर मैंने कहा कि मैं भी अपना नाम देना चाहता हूं। तो बोले नहीं, इसमें साफ लिखा है ऑफिसर, जेसीओ एंड ओआरस। तो मैंने कहा मैं ट्रेंड माउंटेनियर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर जो हमारे एडम अफसर थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने उनको एक ड्राफ्ट बनाया। मैंने कहा उनको ऐसा लिखो कि हमारे यहाँ कोई ऑफिसर, जेसीओ, ओआरस वॉलंटियर नहीं है। हाउएवर ए सिविलियन who has done mountaineering course, he is willing to go volunteer। उसका नाम भेज रहे हैं और तीसरे दिन मेरे पास लेटर आ गया लीडर का कि आप सिलेक्ट हो गए, आ जाओ जी। तो कौन कौन से पहाड़ आपने चढ़े? तो वो था जी नुनकुन पहाड़। अच्छा। नुनकुन मतलब नुन और कुन 2 पहाड़ हैं, साथ साथ बोलते हैं उनको, नुनकुन। और एक्चुअली वो बड़ा अभियान था कि एक दिन में हमने कम से कम 5 पीक चढ़नी थी टीम ने। अच्छा। तो और एक कांग्रेच ग्लेशियर है, उधर से जाना था। उससे पहले वहाँ कोई गया नहीं था उस ग्लेशियर पे। और वो ग्लेशियर बड़ी मज़ेदार बात है, आप कभी लद्दाख जाएंगे तो देखेंगे कि सड़क के किनारे पल्लीपार ग्लेशियर है। अच्छा। यानी सड़क और नदी, इधर बीच में बस नदी होती है और ग्लेशियर सीधा नदी में मिलता है आगे। उस ग्लेशियर पे हमने जाना था जी। और हम गए और हमने वो पीक भी क्लाइम की, 5 पीक क्लाइम की। उसमें कोई हादसे वगैरह भी हुए। वो मेरे जीवन का सबसे मज़ेदार और कठिनतम अच्छा अभियान था और खतरनाक भी था जी। बाकी तो पहाड़ में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। जी जी बिल्कुल। आपका नाम नंदा देवी एक्सपीडिशन से भी जोड़ा जाता है, तो उसके विषय में कुछ बताइए। नंदा देवी एक्सपीडिशन 93 में हमने किया था जी। और आपको अगर मैं बताना चाहूँ, नंदा देवी इज़ क्लोज फॉर क्लाइंबिंग सिंस 80। अच्छा। हमने 80 में क्लाइम करने की कोशिश की थी, उसके बाद से वो क्लोज है, क्योंकि वो उसका पर्यावरण दूषित ना हो इसलिए। और उसमें जो कुछ जड़ी बूटी और कुछ विशेष प्रकार के कीट पतंग, पक्षी जो वहीं पले हैं, वहीं हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा। उनके संरक्षण के लिए नंदा देवी में आदमी का जाना वर्जित कर दिया गया है जी। मगर जहाँ रास्ता ढूंढना होता है तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढा जाता है जी। तो उसके लिए अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बहाना बनाया गया और वो पर्यावरण से संबंधित था। हमने कहा साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल एक्सपीडिशन, और हमने इकोलॉजी के साइंटिस्ट को बुलाया, उनके इंटरव्यू लिए, और जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग थे उनको बुलाया, जो पक्षी में इंस्ट्रक्टर थे जो, उन लोगों को बुलाया, तितलियों वगैरह में जो इंटरेस्टेड थे उनको बुलाया। उनमें से सेलेक्ट करके हमने 2-2 साइंटिस्ट सबके लिए उनको ट्रेनिंग कराई। वहाँ तक साइंटिस्ट पहुँच नहीं सकते थे कैसे भी जी। मगर उनके लिए एक ज़िंदगी का पहला और आखिरी चांस था कि वो नंदा देवी सेंचुरी में जा सकें। तो उनको ट्रेनिंग करके और हम उनका कहा कि भाई आप बेस कैंप तक जाओगे, यू आर नॉट ए क्लाइंबर।
तो बोले हम बेस कैंप तक चले जाएं, हमारी उस जगह इच्छा भी नहीं है जाने की, अगर हम चले जाएं तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वो लोग साइंटिफिक एक्सपीडिशन था। अच्छा, फिर दूसरा था एनवायरनमेंट का, जो पहाड़ में जाता है वो कचरा छोड़ के आ जाता है। जी जी। और उस समय तक ये धारणा अभी विकसित नहीं हुई थी। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा इस बारे में जागरूक हो गए हैं कि जब पहाड़ पर जाते हैं तो अपना कूड़ा लेके आने की कोशिश करते हैं जी। मगर उस जमाने में वो धारणा तक विकसित नहीं हुई थी। हम नंदा देवी में 80 में भी गए थे। हम अपना छोड़ा हुआ कचरा भी उठा के लाए और उसमें लिए हमें पर्यावरण मंत्रालय ने और आर्मी ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए थे जी। कचरा उठा के लाना बहुत मुश्किल बात है। नंदा देवी रोड हेड से बेस कैंप में जाने में 13 दिन लगते हैं। तो कितना कॉस्टली हो जाएगा अगर पोर्टर्स पे लाया जाए, घोड़े तो जाते नहीं वहाँ जी। तो वो हम लोग इकट्ठा करते थे, वो हेलीकॉप्टर से उठा लाते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने करीब 3 टन कचरा वहाँ से उठाया था और उसका इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक इंटरनेशनल लेवल की एक एग्जीबिशन भी की थी कचरे की बहुत अप्रिशिएट हुई थी। जी 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 बिल्कुल। पर्वतारोहण जो आप ये करते हैं तो इसमें किसी उद्देश्य को लेके चलते हैं या केवल शौक के तौर पे ही करते हैं? पर्वतारोहण कोई उद्देश्य नहीं है, खेल है ये। अच्छा। आप किसी भी खेल को जब करते हो तो क्या उद्देश्य होता है जी एक चैलेंज होता है जी जी। उस चैलेंज को आपने पूरा करना होता है जी जी। सामने आपके एक पहाड़ है और उसको आपने चढ़ना है, वो चैलेंज है। या तो आप हाथ पैर छोड़ दो कि हम नहीं कर सकते जी। अच्छा, फिर आप कहो ये तो सरल पहाड़ है। सरल पहाड़ में भी रास्ते ढूंढो, आप कठिन रास्ता करके जो किसी ने नहीं किया हो वो करो। जी 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 जी। मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि हम 98 में एक अभियान लेना चाह रहे थे और हमने जिस अभियान का पंचूली पीक चुनी थी, आपने सुना? जी बिल्कुल, देखने जाते हैं। तो हमारे आर्मी में उसका अप्रूवल चाहिए था। तो धीरे धीरे जिस लेवल पे, हायर लेवल पे, जब लास्ट लेवल पे हमें बुलाया गया कि आप बताइए कि क्यों आपको जाना चाहिए वहाँ। पहली बात, हम नहीं चाहते हैं कि किसी की डेथ हो। एक आदमी की डेथ हो गई थी लोगों की। हमने कहा कि ये जो डेथ से डरता है वो पहाड़ में जाएगा नहीं जी और अगर आप डेथ से डरते हो कि कोई नहीं मरे तो पहाड़ मत भेजो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं मरें और नहीं मरने की कोशिश ये है कि आप पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। हर रद्दी से रद्दी परिस्थिति के लिए आपको ट्रेन करेंगे, वो हम करेंगे जी। हमने पूरा उनको ट्रेनिंग अपना प्रोग्राम बताया कैसे करेंगे जी। और फिर दूसरा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो नंदा देवी क्लाइम की हुई, आप ये पंचूली 3 क्यों क्लाइम करना चाहते हैं? मैंने कहा आप, उसमें सारे जनरल साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा आप में से कोई माउंटेनियर नहीं है, मुझे मालूम है जी और मैं माउंटेनियर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उस पहाड़ पे दुनिया के माने हुए माउंटेनियर गए हैं और नहीं चढ़ पाए, वापस आ गए। वो चैलेंज है हमारे लिए जी। अगर हम चढ़ गए तो हमारा को आर्मी जो है, आर्मी का नाम उस इतिहास में आएगा कि वो आर्मी ने वो पहले चढ़ी जी, इसलिए जा रहा है जी जी। मतलब आपके हिसाब से पर्वतारोहण एक खेल है, एक चैलेंज है जिसको आपने मतलब लेते रहे हैं समय समय पर। अच्छा, भारत के बाहर भी क्या कभी आप गए हैं किसी देश में जहाँ पर पर्वतारोहण के लिए गए? हाँ, पर्वतारोहण के लिए गए, मेरे को मौका मिले आज भी जा सकता हूँ। मैं 82 में जी एक पर्वतारोहण अभियान आया था और उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया था जी। कोई बीमार हो गया था तो उन जमाने में 82 में इतना कम्युनिकेशन का साधन नहीं था जी। तो आप गंगोत्री एरिया में तो गए हैं जी जी जी। तो तपोवन के सामने जो नंदनवन है जी, नंदनवन के हायर रीचेज में बेस कैंप लगाया था। अच्छा। और वहाँ उन दिनों 6 फीट बर्फ थी। वो एक आदमी को निमोनिया हो गया था। उसको अगर हेलीकॉप्टर नहीं जाता तो बचा नहीं सकते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, हम बचाएंगे इसको। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ आया और जैसे जैसे भी हुआ मैंने उनको, अगले दिन हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, उससे अगले दिन हेलीकॉप्टर पहुंचाया और उसको सेव करा जी। और जो मैंने वहाँ ले जाने के लिए, हेलीकॉप्टर लाने के लिए जो एफर्ट किए ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे जी। तो वो लोग मेरे को हरकुलिस कहने लगे थे बोले तो हरकुलियन काम है और तो कोई कह नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि आप विदेश आइए हमारे साथ, जब भी आओगे यूरोप आओगे हमारे घर ना जरूर ना। इटली के थे वो, जर्मन थे, जर्मन स्पीकिंग थे इटली के। तो मैंने कहा भाई मेरी जैसी आर्थिक स्थिति है, मैं कहीं विदेश का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, आज तक मैं विदेश गया भी नहीं हूँ।
तो चुपचाप हो गए वो। फिर घर जाके उन्होंने एक लेटर भेजा कि आप हमारे घर कब आ रहे हो, बताओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर एक बार 1 महीने बाद फिर लेटर आया, हमारे क्लब का ये ऑफिशियल लेटर है, आप डेट बताइए, हम आपके आने की व्यवस्था करते हैं और आप हमारे मेहमान हैं, आपको आना ही है, आप डेट बताइए बस। फिर मैं गया वहाँ। तो और इटली गए थे आप? इटली से मैं फ्रांस भी गया था, ऑस्ट्रिया भी गया था। और इटली में जिस क्षेत्र का मैसनर रहने वाला है, जो नॉर्थ इटली है, वहीं मैं गया था और मैसनर के घर भी गया था मैं। और उस एरिया में जितने पहाड़ हैं, बहुत हैं पहाड़, जो मैसनर ने जहाँ पहाड़ चढ़ना सीखा होगा जी, तो मैंने वहाँ से 5-6 पीक्स क्लाइंब की थी। एक दिन में एक हो जाती वहाँ तो। जी जी जी, मतलब भारत के बाहर भी आपने पर्वतारोहण को जीवित रखा है, इटली में भी जी। एक और चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, वो है मोटरसाइकिल यात्रा। तो आपने, जहाँ तक मुझे याद है, आपने मोटरसाइकिल से भारत के समुद्री तटों की यात्रा की और शायद लद्दाख वगैरह भी आप गए हैं। काफ़ी यात्राएं आपकी मोटरसाइकिल से हैं, इस विषय में कुछ बताइए। मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता था जी, मेरी इच्छा थी कि मैं साइकिल से लद्दाख जाऊं। फिर कोई मिला नहीं। फिर देवेंद्र जी जानते ना? हाँ जी जी बिल्कुल। देवेंद्र जी ने तय किया कि मेरे साथ चलेंगे। फिर बाद में बोले नहीं, मेरे को ठंड ज़्यादा लगेगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो उनके साथ भी कोई फिर नहीं मिला। फिर एक मित्र मेले बोले कि भाई मोटरसाइकिल से चलो, तो मैं चलूँगा। मैंने कहा मोटरसाइकिल तो मैं चलाता नहीं हूँ, हैवी नहीं मेरे पास। तो बोले है नहीं तो खरीद लो। तो हमने खरीदवाओ आप। तो मैं उन ग्वालियर में था, तो मैंने उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीदो। तो उन्होंने एसडी मोटरसाइकिल खरीदी और बोले इसमें कुछ लगाना पड़ेगा। मैंने जो लगाना पड़ेगा सब करवा लो, जब हो जाए तो बताना कि मैं आ जाऊँगा छुट्टी लेके। जी। तो मैं एक बार छुट्टी लेके आया और उन्होंने मेरे को मोटरसाइकिल चलाना उस दिन सिखाया। फिर कैंटोन में मैंने चक्कर लगाया और दूसरे दिन बोले कि चलो पहाड़ घूम के आते हैं। तो हम नैनीताल वगैरह वो जो सब घूम के आए और फिर मैं मोटरसाइकिल से देहरादून चला गया जी, ग्वालियर। अच्छा। और ग्वालियर के आसपास 2-2, 4-4 किलोमीटर पे जो भी था सब मैंने मोटरसाइकिल से घूम लिया। इस बीच में हमने प्रोग्राम बनाया कि हम लद्दाख जाएंगे जी, और छुट्टी मिली और लद्दाख हम चले गए। वो पहला लद्दाख का हमारे आता। फिर लद्दाख की मैंने मोटरसाइकिल से कितनी यात्रा की मुझे नहीं मालूम। लद्दाख में जो भी जगह याद बाद में आती थी कि वो नहीं देखा, चलो फिर चलते हैं मोटरसाइकिल से। जी। तो इस तरह से हमने काफ़ी यात्राएं की हैं। अच्छा, समुद्री तटों की जो यात्रा मोटरसाइकिल से की, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे दिमाग में ये था कि कुछ कर रहे हो तो अच्छा करो जी। एक तो मेरे मन में था कि मैं हिंदुस्तान का चक्कर लगाऊं, एक परिक्रमा कर दूं हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल से। जी। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान ऊपरी क्षेत्र तो हिमालय क्षेत्र है, उसमें तो हो नहीं सकता और कितना सब समय लगेगा नहीं पता। तो फिर हमने सोचा कि पहले ऐसा करते हैं, पहले हिमालय घूम लेते हैं। तो हमने पूरा नॉर्थ जो है ट्रांस हिमालयन एक्सपेडिशन किया एक। जी। उसमें हमने इधर पाकिस्तान की और चीन की सीमा टच करते हुए वहाँ से आए और पूरा गढ़वाल उड़वाल घूम के फिर नेपाल में घुसे। फिर नेपाल से फिर सिक्किम में गए, भूटान गए, वहाँ से बर्मा बॉर्डर तक हमने किया। वो ये सब मोटरसाइकिल से यानी पहाड़ में मोटे तौर पे किसी भी जगह का नाम लो, मैं मोटरसाइकिल से गया हूँ। जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये तो हो गया, अब परिक्रमा कैसे पूरी हुआ, एक बार में नहीं 2 बार में हो जाए। फिर हमने कहा अब समुद्र के किनारे जाते हैं। तो फिर एक यात्रा हमने पूरी समुद्र के किनारे, जहाँ जहाँ जो नीला समुद्र दिखाई देता है हिंदुस्तान का, उसके किनारे चक्कर लगा के जी। तो इस प्रकार से पूरे भारत की परिक्रमा आपने कर ली। हमने अपना मन, दूसरा कोई माने चाहे नहीं माने, हमारे हिसाब से हो गई वो। परिक्रमा से मुझे याद आया कि गोपाल जी ने अतुल्य गंगा संगठन बनाकर और गंगा की परिक्रमा भी की है। तो आइए जानते हैं, और इस परिक्रमा में से उनका देश और विदेश में नाम हो गया है। अतुल्य गंगा संस्था के आप संस्थापक भी हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शर्मा जी, ये अतुल्य गंगा संगठन और इसके द्वारा जो आपने गंगा की परिक्रमा, मुंडमाल परिक्रमा की थी, इसके विषय में कुछ बताइए। जब रिटायर हो जाता है आदमी जी, तब उसे लगता है कि हम किसी काम के नहीं बचे। और मेरी मान्यता यह है कि आप कुछ करने के लिए अपने नौकरी को और अपने काम को बहाना बनाते हो कि हमें फुर्सत नहीं है। जब रिटायर हो गए तब क्या नहीं है आपके पास। जी। और मैं तो सरकारी नौकरी में था तो मेरे पास पेंशन भी थी।
तो मैंने सोचा अपने मन का कुछ काम करना चाहिए हमने। जी एक मेरे मित्र हैं हेम लोहमी, कर्नल हेम लोहमी जी उनके साथ हमने 3-4 पहाड़ भी चढ़े हुए पहले। जी जी तो वो कहते थे कि भाई जब फुर्सत होगी तुम्हें और हम मिलके कोई काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था आर्मी से। जी जी और उसके बाद उन्होंने नौकरी करने के लिए नाइजीरिया चले गए। नाइजीरिया से लौट ही नहीं रहते वो, मगर जितनी बार आते थे मिलते जरूर थे हम लोग, और कहते थे लौट के कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। जी तो वो शायद 14 में लौट के आए, 2014 में। फिर हम यहाँ बैठ के हम लोगों ने कुछ दिमाग लगाया। मेरे दिमाग में आया कि हम गंगा परिक्रमा करें। जी क्यों करें? मैंने स्टडी किया था, गंगा की परिक्रमा आज तक हुई नहीं थी, कभी भी नहीं हुई थी। एक मेरे मित्र गोपाल बाबा एक बार गंगा परिक्रमा पे निकले थे जी और उन्होंने मुझसे कहा था कि गोमुख से हरिद्वार तक मेरे को आप साथ चलो, आप पर्वतारोही हो, आप मेरे को वहाँ तक तो पहुँचा दोगे, बाकी तो मैं सब कर लूँगा। वो पैदल गोमुख से जल लेके 3 बार रामेश्वरम तक गए हैं। अच्छा 3 बार डिफरेंट रूट से, एक बार सब ये सेंट्रल रूट से, एक बार ईस्टर्न कोस्ट से, एक बार वेस्टर्न कोस्ट से। और हर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंग के लिए अलग अलग वहाँ से जल लेके वो उन्होंने चढ़ाया। वो कितने उनके क्रेडिट में वो पैदल यात्राएं, तो बोले बाकी तो मैं सब कर लूँगा, ये जो है वहाँ रास्ते उसते कुछ भी नहीं है, वो आप वहाँ पहुँचा दो जी। तो मैं नौकरी कर रहा था उस समय। अच्छा, ये 82 की बात है, इतने 86 की 85-86 की बात है। तो उनके साथ मैंने 24 दिन में गोमुख से हरिद्वार उनको पैदल छोड़ा था। अच्छा, वो उनकी अच्छा। पूरी नहीं हुई परिक्रमा, क्योंकि वहाँ बिहार वार के पास पहुँचे, गुंडों ने उन्हें मारपीट के ले गए नाव में डाल के और गंगा पार छोड़ के चले गए। तो जब वो आए तो बोले मैं बहुत रोया राया, मेरी परिक्रमा भंग हो गई। गंगा परिक्रमा में हम नदी को क्रॉस नहीं करते हैं। जब आप अपनी डायटी की परिक्रमा करते हैं तो डायटी को ऊपर नहीं जाते ना, जी जी जी, पूरी परिक्रमा करते हैं अपने दाएं रखते हुए डायटी को। तो हम गंगा को अपने दाएं रखते हुए चलते हैं। उस परिक्रमा की जो कुछ साधारण नियम ये हैं कि आप उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, थोड़ा तो दूर होते हैं। तो मैक्सिमम 1 योजन है, 1 योजन होता है शायद 12.8 किलोमीटर, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और दूर गए तो मतलब दूर बैठ गए जाके नहीं, मतलब 24 घंटे में वापस भी आना है, वहाँ गंगा के दर्शन भी करने हैं, स्नान करना है, जो भी करना है। तो ये उसके नियम है। और गंगा को अगर क्रॉस करना है तो जहाँ से गंगा निकली उसके ऊपर से क्रॉस करो, या जहाँ गंगा समुद्र में निकली वहाँ उसके बाद क्रॉस करो। जी, तो वो हम लोगों ने करने की सोची। पिछले 2500 साल में तो ये हुई नहीं है कभी। अच्छा, हमें नहीं मालूम उससे पहले कभी हुई होगी। पौराणिक आख्यान मिलते हैं, और जिन लोगों ने हमने क्लेम किया था कि जिन्होंने हमने परिक्रमा की है, उन लोगों से हमने मिले भी, उनका स्टडी भी किया हमने। तो पता लगा कि कहीं से कहीं उन्होंने परिक्रमा की है गंगा के किनारे, तो वो गंगा परिक्रमा कहते हैं। गंगा की परिक्रमा पूरी किसी ने नहीं की थी अभी तक, कहीं नहीं हुई थी, हमारे इतिहास में कहीं नहीं है। जी जी जी। तो हम करें ऐसा सोचा गया। हम दोनों दिमाग लगाते रहे मगर हुआ नहीं। फिर एक और मिले कर्नल मनोज केशवर। फिर हम टेलीफोन पे बैठे रहते थे, तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल करते रहते थे। फिर उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आता हूँ बरेली और उन्हें भी बुला लो बरेली। फिर हम यहीं बैठे, हम लोग यहाँ सोफे पे जी और हम लोगों ने 5-6 घंटे की एक मीटिंग की और तय किया कि हम गंगा परिक्रमा हर हालत में करेंगे जी। चाहे भूखे रह के करना पड़े, चाहे कैसे करना पड़े जी, गंगा परिक्रमा हम करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे जी। उस दिन तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, हम संस्था बनाएंगे, उसका नाम रखा जाएगा। तो स्कंद पुराण पड़ा हुआ था मेरे पास में, स्कंद पुराण देख के उसमें से गंगा सहस्त्र नाम में से एक नाम ढूंढा गया। 3 नाम ढूंढे गए, उसमें से एक जो अतुल्य गंगा नाम है वो तीनों लोगों ने तय करना था जी जी। लोगों ने तीनों तीसरे चौथे से पूछने नहीं था तो हम लोगों ने अतुल्य गंगा उसका नाम रख दिया। वो अतुल्य गंगा संस्था बन गई उस दिन वो अतुल्य गंगा बन गई तो बन गई जी। फिर हमने तय किया इसमें जो हमारे सबके लिए है, मगर खास तौर पे हम उन लोगों को जिन्होंने सेवाएं दी हैं अपनी बॉर्डर्स में जा के और जीवन लगाया है अपना जी, वो खाली ना बैठें, वो लोग अब भी देश के लिए कुछ काम करें तो उसमें जुड़ें जी। और इसको जुड़ने का उद्देश्य परिक्रमा करना ही नहीं है, गंगा को जानना समझना जी, और उसके उद्धार के लिए कुछ करना। क्योंकि जब हमने गंगा की स्टडी की तो हमें पता लगा गंगा एक मरती हुई नदी है, मगर मेरे से अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा गंगा एक मरी हुई नदी है जी जी। क्योंकि आप गंगा में जब गंगोत्री से चलते हो, हरिद्वार आते हो,
तो 75% पानी हरिद्वार में निकाल दिया जाता है गंगा का। फिर बिजनौर में एक बैराज बना के वहाँ निकाल दिया जाता है जी। और फिर राजघाट नरौरा में एक बैराज है जी। सब जो कुछ बचा हुआ निकाल लिया। थोड़ा बहुत बचता है ना, वो कानपुर में जाके जी एक बैराज और बनाया है। वहाँ इतना पानी नहीं होता कि वो सिंचाई के लिए लिया जाए, खत्म हो जाता है गंगा पानी। जो थोड़ा बहुत बचता है वो नागपुर के कानपुर के लोगों के पीने के काम आने के लिए निकाल लिया जाता है पानी। उसके बाद जो बचता है वो मेरा और आपका एक्सक्रीटा है, शिट है जी, और उसी से गंगा बनती है वो। ओहो। तो गंगा उसके आगे मरी हुई है, यानी उसके बाद गंगा में, कानपुर के बाद गंगा में गंगा जल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बाद में जो नदियाँ उदियाँ मिलती रहती हैं जी। और वहाँ से एक मरी हालत में गंगा जब आगे जाती है तो प्रयागराज में जब जमुना मिलती है आके उसमें, तब उसमें कुछ पानी होता है। नहीं तो गंगा, हमने गंगा यात्रा के समय देखा कि कई जगह हमने देखा कुत्ते पैदल चलते हुए गंगा पार कर रहे हैं, इतना कम पानी होता है। जी। तो ये गंगा की हालत है। तो गंगा परिक्रमा हम लोगों ने की। और आप कुछ पूछिए बातें, क्योंकि इस पे बातें करेंगे तो बहुत बातें हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही बात है। ये गंगा परिक्रमा मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि अतुल्य गंगा जो कार्यक्रम है आपका बहुत प्रसिद्ध रहा, ये बहुत ही चर्चित भी रहा। और मैंने सुना है कि कई लोग इससे आपके जुड़े, और इसके मैंने जो जुड़ता है ना जी जी, उससे हम कसम लेते हैं जी जी, आप जुड़ रहे हो तो हमसे 11 साल तक ये जोड़ो। और 11 साल में हम लोगों ने जो अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो आपने जिंदगी इतनी गुजार दी नौकरी में करने के बाद, तो 11 साल आप रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी अपनी देश को दो। जी जी, ये हम उनसे वचन लेके फिर जोड़ते हैं। जी जी। अब गंगा, अतुल्य गंगा संस्था के द्वारा अभी आपका एक जो कार्यक्रम 5 जून से आरंभ होने वाला है, जिसकी मुझे जानकारी आपने दी थी, वो गंगा हर्षिल का जो रोड है वहाँ पर आप प्लास्टिक मुक्त कार सेवा कर रहे हैं। इस योजना के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। उत्तराखंड सरकार ने जी एक कार्यक्रम चलाया हुआ है जी कि 4 धाम यात्रा जो है प्लास्टिक मुक्त होगी। जी जी, जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप थोड़ा पीछे जाएं तो मैं बताऊं, हमारे पास एक सरकार ने पिछले 25-26 साल से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसके बाद में नाम नमामि गंगे हुआ है। जी। वो गंगा को पुनर्जीवित करने का प्रोग्राम है। जी जी। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैं उन्होंने सरकार से पूछा है कि आपने अरबों रुपए गंगा पे खर्च किए हैं, मगर जब से गंगा प्रोग्राम आपने चालू किया है उसके बाद से गंगा और गंदी हो गई है, तो आप क्या कर रहे हो? जी। तो हमारा मान्यता ये है कि सरकार जो करती है और आदमी भी करते हैं, जनता भी करती है जी, तब मिलके कोई काम होता है। अगर आप ये करो कि मैं गंदी करूंगा और सरकार सोचे कि साफ करेंगे तो आप ही जीतोगे, सरकार साफ करने वाला नहीं जीतेगा। जी, गंदा करने वाला जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा इसमें उद्देश्य है कि हम सरकार के काम में जन भागीदारी करें। हम सबको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं जो गंगा पे काम कर रहे हैं उन सबको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो संस्थाएं गंगा काम कर रही हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर सब मिलके काम करेंगे तो हो जाएगा। और कई लोग गंगा की सफाई करते हैं और मैंने देखा कि कई साल से सफाई कर रहे हैं, एक ही घाट की कर रहे हैं, हर घाट, उस घाट की वो हर हफ्ते सफाई करने जाते हैं, उतनी गंदगी फिर उठा के लाते हैं। जी। तो कुछ हुआ तो नहीं। बिल्कुल। तो हमने कहा कि आप उठाने ठीक है, उठा रहे हो, हम ये नहीं कहते मत उठाओ, मगर लोगों को प्रेरित करो कि गंगा में कूड़ा नहीं डालें, गंगा साफ कर, अपने आप कर ले। गंगा एक बहुत महान नदी है, पहली नदी है एक गंगा जिसमें एक बैक्टीरियोफाज नाम का एक फौज है। अच्छा। कीटाणुओं की, जीवाणुओं की एक फौज है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और वो अपने से 100 गुने कीड़ों को खा सकता है, मतलब कीटाणुओं को खा सकता है। गंगा में किसी बीमारी के कीटाणु नहीं पनपते हैं, हैजे वगैरह की तो इन पे शोध हो चुकी हैं। अच्छा। प्लेग, हैजे वगैरह कोई कीटाणु गंगा में नहीं पनपते हैं। तो गंगा अपने आप को साफ कर लेती है अपने आप। जी। तो आप गंदा नहीं करो, इतना ठीक है। जी। आप सफाई करोगे तो वो मत करो, गंगा सक्षम है साफ करने। जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसी उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। अब हम हमारी जो अतुल्य गंगा संस्था है वो कहीं से फंडेड तो नहीं है, हम अपने पैसे से करते हैं और लोगों के पास जाते हैं मांगने के लिए, आप 2 रुपये दे दो वही ले लेंगे हम अतुल्य गंगा के लिए। तो
उन सब से मिलके हम वो काम करते हैं। तो हमने एक क्षेत्र चुना कि हरसिल से लेके और गंगोत्री तक, उस क्षेत्र में हम, जो सरकार भी कर रही है प्लास्टिक मुक्त करने की, कि इस क्षेत्र को हम प्लास्टिक मुक्त करेंगे। और वो शुरुआत इसकी हम 5 तारीख से कर रहे हैं जी। और जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, उन्होंने दे आर काइंड एनफ के हम आप यहाँ आइए, हम आपके साथ हैं जी, और आप यहाँ से अपना लॉन्च करिए जी जी। तो वो लॉन्च करेंगे और फिर वहाँ से प्लास्टिक उठाएंगे फिजिकली। और उसके बाद हम बहुत सी फर्म से बात चल रही है जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि मैकेनिकली प्लास्टिक उठाएं, जो हाथ से उठाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। अच्छा, और उठा के कहाँ ले जाना, तो जितना उठाने में खर्चा होता है उससे ले जाने में उससे कई गुना खर्चा आ जाता है जी प्लास्टिक को। तो एक संस्था है, उन्होंने एक इंसिनरेटर ऐसा बनाया है कि वो, उसमें बिजली बहुत कम खर्च होती है, शुरू करने के लिए खर्च होती है, बाकी अपनी बिजली से ही वो अपनी गर्मी से पैदा करता है। और वो प्लास्टिक के साथ दूसरे कचरे को भी जला देता है। 50 किलो कचरा अगर जलाते हैं तो आधा किलो राख निकलती है उसमें। तो वो तो डिस्पोज हो सकती है आराम से जी। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो लैंडफिल में डाल दो जी। तो उनसे भी बात चल रही है। उनकी एक मशीन गंगोत्री में लगी हुई है। अभी तक हमें उसके बारे में ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिली है। अभी हम खुद जाएंगे गंगोत्री और देखेंगे और उनसे बात करेंगे कि कितने की मशीन आती है, कैसे होती है, कोई स्पॉन्सर कर सकता है। तो जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया है 2-4 किलोमीटर के अंदर वहीं के वहीं वो मशीन लगानी चाहिए, वहीं के वहीं वो नष्ट करना चाहिए जी। ये भी होगा जी। और कुछ फर्म हैं जो एक वैक्यूम क्लीनर जैसे ना, एक बड़ा सा हुज पाइप होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है जो पहाड़ के स्लोप पे कूड़ा पड़ा होता है। आपने देखा होगा, दुकान है कोई, दुकान सड़क के किनारे होती है पहाड़ में जी, उसके पीछे ढलान होता है, सारा कूड़ा वहीं जाता है, वहां से उठाता ही नहीं कोई जी। और बरसात आती है वो सीधा गंगा में चला जाता है जी। तो वो दूर करने के लिए, उन ढलानों पर से कूड़ा उठाने के लिए वो होज पाइप वाली जो मशीन है जी, उनसे भी बातचीत चल रही है कि वो हम कितनी मशीनें खरीद सकें, कहाँ कहाँ लगाई जा सकती हैं, कौन कौन मेंटेन करेगा जी। तो वो स्लोप से वो कूड़ा उठाया जा सके। तो एक काफ़ी अच्छा, मतलब एक सामाजिक कार्य भी है, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम भी है। तो साथियों, आपने देखा कि जो यात्रा पर्वतारोहण से शुरू हुई थी, वास्तव में पर्वतारोहण नहीं बल्कि प्रकृति से प्रेम से शुरू हुई थी। उसका एक विशाल रूप है जो अतुल गंगा के रूप में हमारे सामने है, और उसके लिए आगामी योजनाएं गोपाल जी ने बताई। आप फोटोग्राफी से भी जुड़े हुए हैं, रहे हैं, और मेरे पिताजी के साथ आप संभवतः इसीलिए जुड़े थे क्योंकि आप दोनों ही फोटोग्राफर थे। और तो फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। फोटोग्राफी का शौक प्रकृति प्रेम के साथ ही पैदा होता है जी। जब आप प्रकृति को देखते हो और जो यादें वहाँ से लेके आते हो, आपकी इच्छा होती है कि आप उसको किसी के साथ शेयर करें जी जी। और जितना आनंद आपको आया है उसका कुछ हिस्सा आप बांट सकें जी। तो उसी दृष्टि से मेरी फोटोग्राफी चालू हुई जी। और मेरी फोटोग्राफी आज भी मैं जो करता हूँ विशेष तौर पे मेरी नेचर की फोटोग्राफी जी। और वो फ्लैश गन वगैरह से मैं ज़्यादा फोटोग्राफी में विश्वास नहीं करता हूँ। जैसे शादी उदी की फोटो कभी जिंदगी में नहीं खींचे। फोटोग्राफी प्राकृतिक चित्रण में तो आपने मुझे भी ट्रेनिंग दी है और पर आप मेरे पर्वतारोहण के शौक और ये मोटरसाइकिल जाने के शौक के भी आप मेरे गुरु हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं या कभी समाचार पत्रों में कि एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की इतनी भीड़ है कि वहाँ जाम लग गया है। तो ये क्या स्थिति है, कुछ ये स्पष्ट कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने अतुल गंगा की बात की तो सुनने वालों को ये पता होना चाहिए अतुल गंगा करती क्या है। बिल्कुल। हमने मोटे तौर पे अपने 3 पिलर रखे हैं। क्या करेंगे हम गंगा को जानने के लिए गंगा के किनारे हर साल जाएंगे जी। 13 साल तक तो जाएंगे जी। गंगा के लोगों से मिलेंगे, गंगा से मिलेंगे। गंगा जब मैं कहता हूँ तो गंगा का मतलब गंगा में मिलने वाली सब नदियाँ मिला के और उन सब के बेसिन मिला के गंगा बेसिन है, जिसमें भारत की 40% आबादी रहती है, यानी 50 करोड़ की लगभग आबादी उस बेसिन में रहती है। और उस आबादी को गंगा क्योंकि मृत प्राय हो रही है और धीरे धीरे मरने के कगार पे जा रही है, जिस दिन गंगा समेट जाएगी उस दिन ये पूरी की पूरी आबादी
का एक विशाल पलायन होगा। जी। अब वो कहाँ जाएगी, ये 50 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान छोड़ के जाएगी कि बाहर जाएगी, एक बड़ा विषय है। जी। इसलिए गंगा को रिजुविनेट करना, गंगा को पुनर्जीवित करना बहुत बड़ा काम है जी। और हर एक को इसमें लगना चाहिए और गंगा को जानना चाहिए। तो जानने के लिए हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, गंगा की पद यात्रा करते हैं, चाहे साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं या हम मोटर बोट से जाएं, मगर हम गंगा के पास जाते जरूर हैं, गंगा के लोगों से मिलते जरूर हैं। वो गंगा ज्ञान भी हमारा बढ़ता है उससे, बिल्कुल, और हम गंगा की समस्या समझते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे गंगा में गंदगी नहीं डालें। दूसरा, गंगा का जो पॉल्यूशन है, अगर आपको पता नहीं है कि आप को क्या बीमारी है और कहाँ है, तो इलाज कहाँ होगा। तो इसलिए संपूर्ण गंगा का पॉल्यूशन मैपिंग पहली बार में हम लोगों ने 224 स्थानों पे किया था और उसके साथ ही ये भी तय किया था कि जितनी गंदे नाले मिलते हैं गंगा में उनको भी जियो टैग किया था। वो भी हमारी रिपोर्ट सरकार को दी है हमने। अच्छा। तो लोकल लोगों के पास जाते हैं तो हम जब पदयात्रा में तो बताते हैं भाई तुम्हारे घर में एक पड़ोस में ये नाला गंगा में जा रहा है, सब लोग मिलकर रोकने की कोशिश करो, सरकार के पीछे लग जाओ एक बार। इतने लोग मिलकर अगर एक नाला नहीं बंद कर सकते तो क्या कर सकते हो। तो उस तरह से उनको प्रेरित करते हैं, तो धीरे धीरे वो काम हो रहे हैं जी। और सरकार ने भी बहुत से एसटीपी बनाए हैं, मगर वो जैसे एसटीपी होते हैं वैसे ही होते हैं। तो दूसरा काम ये है कि हम गंगा का पॉल्यूशन मैपिंग करते हैं और गंगा को साफ करने की उससे दूसरी कोशिश करते हैं। तीसरा ये है कि भारत में जो पेड़ का घनत्व है वो लगभग जमीन का 24 से 26% है, मगर गंगा के किनारे के क्षेत्र में 2.5 से 6% है। यानी गंगा को एक तरह से, मैं रद्दी शब्दों में कहता हूँ, हमने गंगा को वस्त्र विहीन कर दिया है। जी। तो गंगा माता हमारी वस्त्र विहीन हो गई है, तो हम उसके लिए पेड़ लगाना चाहिए। तो तीसरा हमारा है पेड़ लगाने का काम जी। तो पहली पदयात्रा में हम लोगों ने 35,500 पेड़ लगाए थे। अच्छा। उसके बाद हमारे साथ एक ग्रीन इंडिया फाउंडेशन जुड़ी थी, उन्होंने 35 लाख पेड़ लगा दिए। तो मगर 35 लाख से भी कुछ काम नहीं बना, करोड़ों पेड़ लगाना चाहिए। हमारी धारणा ये है, हमने उस नाम का इस जो हमारा स्तंभ है उसका नाम हमने रखा है वृक्षमाल। यानी अगर हम आसमान से सैटेलाइट से गंगा की फ़ोटो लें तो गंगा माँ हमारी एक इसकी पेड़ों की माला पहने हुए दिखाई दे, तो उसको हमने कहा कि वृक्षमाल। तो गंगा का जो हम लोगों ने चीरहरण कर लिया है उसको भी दूर करने का इसमें है। तो ये 3 हमारे उसके चरण हैं। अभी आप पूछिए वो जो पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे कि एवरेस्ट पर जाम लग जाता है, लोग इतना एवरेस्ट में चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऊंचाई जो है जी, हर आदमी ऊंचा होना चाहता ना जी। फकीर है वो 4 पैसे हो गए, हम ऊंचे हो गए जी 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 हैं। जिसके पास 1 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान चाहता है, 4 मंजिला वो 8 मंजिला चाहता है। ऊंचाई हमें हमेशा प्रेरित करती है। एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची जगह है जी, बिल्कुल। तो वो लोगों को प्रेरित करती है वहां जाने के लिए, खासतौर पर पर्वतारोहियों के लिए। अब वो कठिन होती है, जैसे जैसे समस्याएं सुलझती हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है जी। एवरेस्ट का सबसे कठिन रास्ता खुम्बू ग्लेशियर होकर है। अच्छा। और उसी रास्ते पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। होता क्या है कि जो शेरपा लोग हैं उन लोगों की अपनी कम्यून बनाए हुए हैं उन्होंने जी, और उनको आप ठेका देते हैं, वो आपका रास्ता बना के रखते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, उसका आपको सिर्फ पैसा देना पड़ता है। खुम्बू ग्लेशियर पे अगर आपका रास्ता टूट गया वो रास्ता शाम तक बन जाएगा। आपका आदमी ऊपर गया नीचे जाएगा तब तक रास्ता बना देंगे वो रास्ता बनाने के लिए आपको। तो खुम्बू ग्लेशियर की जो दूरी है वो दूसरे कैंप तक की है, तो वो खुम्बू ग्लेशियर है। तो खुम्बू ग्लेशियर जो इन्होंने शेरपा लोगों ने जब ले लिया तो लोगों को मालूम है खुम्बू ग्लेशियर पे तो हमने कुछ करने जाने ही जाना है। खतरा तो जाने में भी है, आप एक बार गिर गए वहाँ तो गिर गए, एक सीढ़ी से पैर फिसल गया तो आपका फिसल गया, तो वो सब खतरे तो रहते हैं जी। मगर करना कम पड़ता है और थोड़े पैसे इकट्ठे करके आप जा सकते हैं वहाँ। फिर कई जो एजेंसीज हैं
जी वो आपको इस तरह की दावा करते हैं, आप ट्रेंड नहीं है तो आपको पहले वो ट्रेंड भी कर देंगे हैं, जी जी और फिर एवरेस्ट ले जाएंगे और आपको एवरेस्ट पे पहुंचा के मानेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब डेवलप हो गई हैं तो भीड़ बढ़ गई ज़्यादा। जी और एवरेस्ट का जो है ना, एक निश्चित समय होता है तभी एवरेस्ट क्लाइंब की जा सकती है, सारे साल नहीं की जा सकती। हालांकि जो धुरंधर माउंटेनियर है उन्होंने विंटर में भी क्लाइंब किया हुआ है एवरेस्ट, वो अलग बात है। मगर साधारणतः एक छोटा सा वक्फा होता है, यानी जो मई और जून, इस बीच में वो एवरेस्ट क्लाइंब किया जाता है। उसमें भी साफ मौसम जिस दिन मिलता है उस दिन क्लाइंब होता है, नहीं होती तो नहीं होता है जी। तो वो सब जिस दिन मौसम साफ होता है उस दिन भीड़ होती है। पिछले दिनों अभी इसी महीने में रिकॉर्ड टूट गया, 135 लोगों ने एवरेस्ट क्लाइंब किया एक दिन में। अब 135 लोग एवरेस्ट पे क्लाइंब करेंगे, चढ़ने की जगह ऊपर 3-4 आदमी खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते। अब ऊपर जो चढ़ गए हैं वो उतरेंगे, उतरने वाला भी रास्ता वही है, चढ़ने वाला भी रास्ता वही है। तो पहले उतरने वाले को मौका देते हैं, फिर चढ़ने, तब तक चढ़ने वाले इंतजार करते हैं। तो आपकी दृष्टि से क्या है, ये सही है या गलत है? नहीं, गलत तो है जी, गलत तो है। हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें कि इतने लोग जाते हैं, सब कूड़ा अपना उठा के नहीं लाते हैं, लाशें तक नहीं उठा के लाते हैं। आप कूड़े की बात कर रहे हो। जी जी। जो एवरेस्ट में एक आध की आती हैं लाश, ऐसी नहीं, मगर आपको एवरेस्ट जब जाओगे ना, आपको कई लाशें आपको क्रॉस करके जानी पड़ती हैं। ओहो। तो आप वो हिमालय को गंदा कर रहे हो। एक ही तो हिमालय हमारे पास। जी बिल्कुल। ले दे के एक एवरेस्ट है जी, और हम उसको गंदा करने से बचना चाहिए। जी, एक निश्चित सीमा, लिमिटेड रखना चाहिए। लिमिट, बल्कि सरकार इसलिए नहीं लगाती कि सरकार को जितना रेवेन्यू मिलता है नेपाल सरकार को, वो अपना रेवेन्यू छोड़ना चाहती है। जी जी। जैसे सरकार इसलिए दारू बेचती है कि उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, जी। तो दारू बंद नहीं हो सकती। इसी तरह एवरेस्ट चढ़ना बंद नहीं हो सकता क्योंकि उनका रेवेन्यू बंद हो जाएगा। जी जी बिल्कुल जी। तो है तो गलत। हाँ। अब साथियों, हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और 2 प्रश्न मेरे रह गए हैं। एक तो बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है जो डैडी के साथ आता था तब से लेकर अब तक मेरे मन में बना हुआ है, वो पूछूंगा। और पहले मैं वही प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरे पास इसका एक जवाब है। जी जी जी। आप जब कुछ करते हो जी तो उसे करने के लिए सोचते हो। जैसे पहाड़ चढ़ना है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल। क्यों पहाड़ चढ़े हम? पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। जी। अगर आपने जो करना ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? जी। तो हमने कभी अब शादी के बारे में सोचा ही नहीं। जी। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो जिनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, प्रकृति से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित या माँ गंगा से संबंधित, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कई बार बेशुमार लोग मिलते हैं और कई बार मेरे से बोलते हैं कि भाई अतुल गंगा के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। मैंने कहा अतुल गंगा के लिए नहीं, हम भी नहीं कुछ कर रहे हैं, गंगा के लिए करो। जी। आप एक प्लास्टिक की बोतल पानी पी के जब फेंक देते हो, जी, आपकी नाली में जाती है वो, जी, या कचड़े का ढेर जो जहाँ पड़ा होता है वहाँ जाता है। हिंदुस्तान में सॉलिड कचरे के निस्तारण की अभी तक कोई जगह नहीं, वो नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है। अगर आप कोई बहाना बनाओ कि नहीं यहाँ है वहाँ है, आप दिल्ली में जाके देख लो, कूड़े के ढेर जो हैं कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। जब हम राजधानी में ही सॉलिड वेस्ट निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे हिंदुस्तान के दूसरी राजधानियाँ और लोकल जगह कोई बात नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर एक प्लास्टिक की बॉटल आप नहीं फेंकते हो तो आप उधर गंगा का काम कर रहे हो, गंगा रिजुविनेशन में अपना साथ दे रहे हो। आप आज से तय कर लो कि मैं एक बार यूज़ करके फेंकने वाला प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। जी। घर से अगर मैं जाऊँगा तो चाहे अपनी कमीज में लाना पड़े सब्जी, मैं प्लास्टिक की थैली में नहीं लाऊँगा। तो आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हो, हमारी अतुल्य गंगा के लिए काम कर रहे हो। जी। क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप हमसे मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, अगर आपने तय कर लिया कि आज के बाद में सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूँगा तो आप उससे जुड़ रहे हैं। जी। और पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, बचाना हमारे लिए ज़रूरी है,
जनता के लिए, मतलब हम दूसरे के लिए पर्यावरण बचा रहे हैं तो हम किसी के दूसरे के लिए नहीं बचा रहे हैं, हम अपने लिए बचा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए बचा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी बचा रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो पर्यावरण के लिए हर एक को जागरूक होना चाहिए, एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए और नमूना पेश करना चाहिए। मैं सब्जी लेने जाता हूँ या लेने जाता हूँ तो मैं थैला लेके जाता हूँ, अब वो पहले थाली पे हाथ डालते हैं और बोले हाँ आपको थाली देनी नहीं है। जी, तो ये तो करना पड़ेगा आपको, मतलब पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाने हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो साथियों, हमसे बातचीत कर रहे थे गोपाल कृष्ण शर्मा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पर्यावरण विद ही नहीं, पर्यावरण प्रेमी भी हैं और उनका उद्देश्य यही है कि हर स्थिति में पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण को अगर आप बचाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप भी बचे रहें। साथियों, जैसा मैंने आरंभ में बताया था कि साहित्य केवल पुस्तकों को पढ़ लेना या पुस्तकों को लिख लेना ही नहीं होता है, अपने जीवन को एक इस प्रकार से जीना जो दूसरों के लिए प्रेरणा दे। साहित्य का भी काम होता है दूसरों को प्रेरित करे, दूसरों को संदेश दे। वैसे यदि आपका जीवन भी दूसरों को संदेश देता है, दूसरों को प्रेरित करता है, तो वो भी एक प्रकार से आप साहित्यकार हैं, एक साहित्य साधक हैं और आपने अपने जीवन को ही पूरा साहित्य बना लिया है। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व से सजे हमारे परम आदरणीय अंकल जी गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने आज शब्द संवाद को समय दिया है, हमसे इतनी ढेर सारी बातें की हैं, उसके लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपसे कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। जब आप साहित्य से जुड़े हैं तो आपकी एक टोली बन जाती है, साहित्यकारों की टोली। जी बिल्कुल। तो उन्होंने जो कुछ देखा है, जो जिया है, जी वही तो देते हैं साहित्य को। बिल्कुल, वो साहित्य को देते हैं। अब उनका इकट्ठा किया हुआ आप दूसरों को बांटते हो, जी उस पर शोध करते हो वगैरह वगैरह, जी जी जी, तो आप साहित्य सृजन नहीं कर रहे हो। जी जो समाज में घटित हो रहा है जी, उसको साहित्य में जब लाते हो जी वो साहित्य सृजन है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मान्यता है कि जब आपने इस तरह के काम कर रहे हैं, मेरे जैसे आदमी पे आप आ रहे हैं और से मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, जी तो ये एक साहित्य सृजन हो रहा है। जी, आप इसमें से समय निकाल के कभी किसी अभियान के बारे में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, कभी पर्यावरण के बारे में ही अलग से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल 2-3 पर्यावरणविद से बातचीत कर सकते हैं। जी, तो ये एक्चुअल साहित्य सृजन है। जी, साहित्यों के साथ टोली में बैठ के साहित्य सृजन करना या उनकी वाहवाही लूटना जी, या उनको वाहवाही में सहयोग जी, देना, जी, जी, वो विशेष साहित्य सृजन जी, नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो समाज में से निकाल के साहित्य लोगों को प्रस्तुत करना, जैसे बिल्कुल। प्रेमचंद ने किया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, साहित्य की सही परिभाषा दी। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और शब्द संवाद पर प्रसारित कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणियाँ हमें ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साहित्य के साथ साथ जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के या पशुओं को लेकर के या प्रकृति को लेकर के या किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया है उसके सुधार में, उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा, उनसे भी साक्षात्कार लेता रहूँगा, जिससे कि हमारे साहित्य की परिभाषा और बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।